सेकंड हमने जो जहाँ तक कंप्लीट किया था वहाँ से आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ आर्म एंड कमांड्स। आर्म एंड के ऊपर जो आप कमांड्स देते हैं, दो तरह की कमांड्स हो सकती हैं। स्टैंड अलोन कमांड्स हो सकती हैं या जॉब कमांड्स हो सकती हैं। स्टैंड अलोन कमांड इज एग्जीक्यूटेड इंडिविजुअली एट द आर्म एंड प्रॉम्प्ट एंड कैन नॉट अपीयर एज सब कमांड्स विद इन रन ब्लॉक। रन का एक ब्लॉक लिखें, उसमें करली ब्रैकेट्स में कमांड लिखें तो वो जॉब कमांड्स कहलाती हैं, और डायरेक्ट लिखें जैसे लिस्ट बैकअप की कमांड लिखें आप, तो डायरेक्ट आर्म एंड के प्रॉम्प्ट के ऊपर लिखते हैं आप, वो स्टैंड अलोन कमांड है। जॉब कमांड्स मस्ट बी विद इन द ब्रेसिस ऑफ अ रन कमांड, जैसे एलोकेट चैनल की कमांड्स हैं। इज एग्जीक्यूटेड एज अ ग्रुप, वो सारी एज अ ग्रुप एग्जीक्यूट होती है। सम कमांड्स कैन बी एग्जीक्यूटेड एज आइदर अ स्टैंड अलोन और अ जॉब कमांड। तो कुछ कमांड्स ऐसी हैं जो स्टैंड अलोन के तौर पे भी आप रन कर सकते हैं और जॉब के तौर पे भी रन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये जॉब कमांड की एग्जांपल है। रन एलोकेट चैनल, चैनल का नाम दिया उसने, टाइप दी और उस चैनल का फॉर्मेट मीन्स के उसका पाथ दे दिया। बैकअप एज बैकअप सेट डेटाबेस, एसक्यूएल ऑल्टर सिस्टम आर्काइव लॉग करंट किया। तो ये पूरी कमांड्स एज अ जॉब कमांड चलेगी, एज अ ग्रुप कमांड चलेंगी, और ये 1 by 1 सारी परफॉर्म होगी। यू शुड ऑपरेट योर डेटाबेस इन आर्काइव लॉग मोड। आर्काइव लॉग मोड में क्या होगा कि जैसे ही आपकी ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल कोई ग्रुप फिल होगा, आर्काइवर उसकी ऑफलाइन कॉपी बनाएगा जिसको आर्काइव कहते हैं, ठीक है। और अभी हम देखेंगे कि हम डेटाबेस को आर्काइव लॉग मोड में कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और फ्लैश रिकवरी एरिया कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। फ्लैश रिकवरी एरिया एक सेंट्रल एरिया है जिसमें आपकी आर्काइव रीडू लॉग फाइल्स, कंट्रोल फाइल के बैकअप्स और डाटा फाइल के बैकअप्स बाय डिफॉल्ट प्लेस किए जाते हैं। आर्काइव लॉग मोड, अगर आप डेटाबेस को आर्काइव लॉग मोड में इनेबल करें तो ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल जैसे ही फिल होंगी, आर्काइवर प्रोसेस उनकी ऑफलाइन कॉपीज बनाएगा आपकी स्पेसिफाइड लोकेशन के ऊपर, जिनको आर्काइव्स कहते हैं। आर्काइव लॉग मोड इनेबल कैसे करेंगे? आप अपनी डेटाबेस को करें, मैं अपनी डेटाबेस को यहाँ पे आर्काइव लॉग मोड में कन्वर्ट करता हूँ। मेरे पास डेटाबेस है MyDB के नाम से। देख लेता हूँ मेरी डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में है कि नहीं। आर्काइव लॉग लिस्ट की कमांड है, इसे कहा जी न्यू आर्काइव मोड में, और आर्काइव की डेस्टिनेशन उसने बताइए यूजर 1 ऐप ओरेकल प्रोडक्ट 11.2.0 DB1 DBS आर्काइव, ठीक है। अच्छा, ये नहीं कि ये ओरेकल होम में DBS के फोल्डर में डिफॉल्ट लोकेशन बता रहा है। एक काम कर लेते हैं कि फिलहाल तो आर्काइव की डेस्टिनेशन में बना रहा हूँ डिस्क के ऊपर, और फिर इसको भी थोड़ी देर में मैं कॉन्फ़िगर कर लूँगा फ्लैश रिकवरी एरिया। पहले उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा एक डिस्क ग्रुप, ठीक है। फ्लैश रिकवरी एरिया आप एक डिस्क के ऊपर बना लें, नॉर्मल डिस्क के ऊपर, या ASM के ऊपर डिस्क ग्रुप के ऊपर बना लें। तो हम ASM के ऊपर डिस्क ग्रुप के ऊपर फ्लैश रिकवरी एरिया क्रिएट करेंगे। तो मैं आर्काइव्स जो हैं वो प्लेस करना चाहता हूँ यूजर 1 के अंदर आर्काइव का फोल्डर बना के। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी पड़ी हैं, मैं इनको रिमूव करता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ आर्काइव जिस लोकेशन पे फिलहाल जनरेट हो, मैं करूँगा जी शो पैरामीटर लॉग अंडरस्कोर आर्काइव अंडरस्कोर टेस्ट। ये बहुत सारे आपको पैरामीटर्स दिखा देगा लॉग आर्काइव टेस्ट के। तो आप इनमें से लॉग आर्काइव टेस्ट 1 वाला पैरामीटर सेट करते हैं, उसमें वो डेस्टिनेशन बता दें जहाँ पे आप आर्काइव्स प्लेस कराना चाहते हैं। तो मैं करता हूँ जी अल्टर सिस्टम सेट लॉग अंडरस्कोर आर्काइव अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर 1 इक्वल्स टू लोकेशन इक्वल्स टू /u01 आर्काइव, ठीक है। उसके बाद आपने डेटाबेस को प्रॉपर्ली डाउन करना है, शट डाउन इमीडिएट, और फिर आपने इसको स्टार्टअप माउंट करना है। एंड ऑल्टर डेटाबेस आर्काइव लॉग की कमांड देंगे और ऑल्टर डेटाबेस ओपन कर देना। आपकी डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में कन्वर्ट हो चुकी है। वेरीफाई करने के लिए एक मैनुअल एक लॉग से चेक कर लें और फिर देखें आर्काइव जनरेट हो रही हैं कि नहीं, ठीक है। कोई इशू तो नहीं है इसमें, कर लेंगे आप, करेंगे, मैं चेक करता हूँ। मैंने ऑल्टर सिस्टम स्विच लॉग फाइल करके यहाँ पे आप LL करके देख लेता हूँ, ये एक आर्काइव अभी जनरेट हुई है। हाँ जी, स्विच एक्सेप्ट करो।
हाँ स्विच करेंगे तो आर्काइव बनेगी ना। तो वैसे तो स्विच उस वक्त होगा जब एक ग्रुप फिल होगा, तो हम खुद ही मैनुअली स्विच करके देखेंगे फोर्सफुली। तो आप इंटरप्राइज मैनेजर से भी आर्काइव लॉग मोड इनेबल कर सकते हैं, एसक्यूएल प्लस से भी कर सकते हैं। हमने एसक्यूएल प्लस के कोर्स को करके देखा। आगे चलेंगे। हाँ वो मसला करेगा जब तक वो कॉन्फ़िगर नहीं होगा। अच्छा, आर्काइव्स की जो डेस्टिनेशन आप सेट कर सकते हैं वो लॉग आर्काइव डेस्ट एन के पैरामीटर के थ्रू सेट की जा सकती है, वेयर एन इज अ नंबर 1 से लेकर 20 तक नंबर हैं। आप वो जो पैरामीटर्स उन्होंने दिए हैं, आप अगर आप करें ना शो पैरामीटर, हाँ लॉग अंडरस्कोर आर्काइव अंडरस्कोर डेस्ट, तो ये देखें आपको 31 तक पैरामीटर्स दिए हुए, 31 डिफरेंट लोकेशंस आप सेट कर सकते हैं 1 से लेकर, ये आपके पास बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो इनमें से जो मर्जी सेट कर लें। तो यूजली हम लॉग आर्काइव डेस्ट 1 सेट करते हैं, ठीक है, और फिर 2 और 3 मल्टीपल डेस्टिनेशन अगर हमने सेट करनी है। तो लॉग आर्काइव डेस्ट 1 से लेकर जो 31 तक पैरामीटर्स हैं उनमें आप लोकल डेस्टिनेशंस भी सेट कर सकते हैं और रिमोट डेस्टिनेशंस भी सेट कर सकते हैं। लोकल डेस्टिनेशन का मतलब ये है कि आपके पास उस सर्वर के ऊपर कोई डिस्क लोकेशन होगी, कोई फोल्डर होगा, उसका पाथ सेट कर सकते हैं। रिमोट डेस्टिनेशन का मतलब है आप किसी और मशीन के ऊपर किसी और मशीन का पाथ सेट कर सकते हैं। वो उस केस में करते हैं जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं डाटा गार्ड। वो आगे चल के पढ़ेंगे जब हम एडवांस कोर्स है डाटा गार्ड का, तो उसमें क्या होगी, आर्काइव्स आपकी एक इस मशीन पे भी बन रही होगी और एक दूसरी मशीन पे भी बन रही होगी, और वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक डाटाबेस के ऊपर अप्लाई भी हो रही होगी। हाँ पाथ उसमें फिर पाथ नहीं देंगे, उसमें फिर डाटाबेस की सर्विस का नाम देंगे, ठीक है। और अगर आपने सिर्फ लोकल डेस्टिनेशन सेट करनी हो तो फिर लॉग आर्काइव डेस्ट एन के पैरामीटर बेशक यूजली तो एन ही सेट किया जाता है, यानी 1 2 3 में से कोई पैरामीटर सेट किया जाता है। आपके पास एक और पैरामीटर भी अवेलेबल है लॉग आर्काइव डेस्ट के नाम से। सबसे ऊपर देखिएगा जब आपने शो पैरामीटर किया तो सबसे पहले आपको लॉग आर्काइव डेस्ट का पैरामीटर दिया हुआ है। अगर आप ये पैरामीटर दे दें तो फिर इनमें से कोई पैरामीटर आप सेट नहीं कर सकते। ये जो बाकी 1 2 3 वाले ना, ये कोई नहीं सेट कर सकते जी, अपनी नहीं। ये फिर सिर्फ ये वाला पैरामीटर अगर आप सेट कर दें तो इनमें से कोई पैरामीटर आप सेट नहीं कर सकते। दोनों में से कोई एक कर सकते हैं आप, या 1 2 3 4 5 में से कोई एक, या फिर लॉग आर्काइव डेस्ट वाला, ठीक है। तो यूजली हम लॉग आर्काइव डेस्ट वाला नहीं करते क्योंकि इसमें सिर्फ लोकल डेस्टिनेशन सेट की जा सकती है, रिमोट डेस्टिनेशन सेट नहीं की जा सकती। हाँ जी, और लॉग आर्काइव डुप्लेक्स टेस्ट में दूसरी डेस्टिनेशन सेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं आपकी आर्काइव 2 डेस्टिनेशन पे बने, ठीक है, तो फिर उस केस में आप 2 डेस्टिनेशन इसमें सेट कर सकते हैं। जबकि लॉग आर्काइव डेस्ट 1 और 2 को सेट करते हैं तो 2 डेस्टिनेशन पे वहाँ पे भी आर्काइव होना शुरू हो जाएंगे। इस केस में पाथ को कॉमन सेट सेपरेट करेंगे? नहीं, पैरामीटर डिफरेंट सेट करेंगे ना, एक पैरामीटर में एक पाथ दिया जाएगा। अब देखें आपने डेस्टिनेशन 1 सेट की, आप चाहते हैं एक और डेस्टिनेशन भी सेट करें तो आप लॉग आर्काइव डेस्ट 2 सेट कर लेंगे, समझिए। तो ये जो पैरामीटर लॉग डुप्लेक्स, ये डुप्लेक्स उसको करेंगे जब आप 1 2 3 में से कोई पैरामीटर आपने सेट नहीं किया, आपने किया हुआ लॉग आर्काइव टेस्ट वाला। लॉग आर्काइव टेस्ट वाला अगर आपने किया तो उसके साथ एक और डेस्टिनेशन अगर आपने करनी है तो उसके बाद साथ एक और पैरामीटर लॉग आर्काइव डुप्लेक्स टेस्ट। तो ये 2 पैरामीटर में 2 पाथ सेट किए जा सकते हैं। समझ आइए आपको कि नहीं? क्या समझ आई? वो लॉग आर्काइव टेस्ट 1 2 3 यानी कि अप टू 31 तक लोकल रिमोट दोनों डेस्टिनेशन सेट की जा सकती है और मल्टीपल लोकेशन सेट की जा सकती है, ठीक है। जबकि लॉग आर्काइव डेस्ट वाला पैरामीटर सेट करेंगे तो सिर्फ 2 डेस्टिनेशन सेट कर सकते हैं, एक लॉग आर्काइव डेस्ट के अंदर और एक लॉग आर्काइव डुप्लेक्स टेस्ट के अंदर। बस सिर्फ 2 पैरामीटर्स आपको दिए गए इस केस में। बाकी उस जो आपके लॉग आर्काइव डेस्ट एन वाले पैरामीटर्स हैं वो 31 लोकेशन है आपके पास, तो आप बहुत सारी लोकेशन आप सेट कर सकते हैं। असाइनमेंट एक नोट कर लें। मेरी मशीन के ऊपर एक लोकेशन है जी, माउंट पॉइंट है फॉर एग्जांपल /U02 के नाम से, और इसका साइज़ है 10 GB। उसमें मैंने एक फोल्डर बनाया है आर्काइव के नाम से, ठीक है। और ये डेस्टिनेशन मैंने सेट कर दी लॉग आर्काइव डेस्ट 1 में, समझिए ना। इसका क्या मतलब है, आर्काइव यहाँ पे जनरेट होगी, यानी कि ये पूरी 10 GB की डिस्क है, ये मैंने डेडिकेट कर दिया आर्काइव्स के लिए। मुझे ये बताएं कि जब ये 10 GB आर्काइव इसमें जनरेट हो जाएंगी तो क्या होगा। अब आर्काइव जनरेट होती रहेंगी ना जैसे जैसे लॉग स्विचेस होंगे। फॉर एग्जांपल 10 GB की आर्काइव जनरेट होगी तो इस डिस्क के साथ क्या होगा, फुल हो जाएगी, फुल हो जाएगी ना। तो फिर क्या होगा, फुल हो जाएगी तो नहीं, इसकी तो रिटेंशन नहीं सेट कर सकते आप। वो तो फ्लैश रिकवरी एरिया तो नहीं है ना,
फ्लैश रिकवरी एरिया, अगर इसको अगर आप फ्लैश रिकवरी एरिया बना दें तो फिर तो चले रिटेंशन बता सकते हैं, लेकिन ये अगर लोकल नॉर्मल एक डायरेक्टरी है तो फिर तो रिटेंशन नहीं बता सकते आप। नहीं, रिटेंशन वो ही नहीं कर सकती ना, नॉर्मल एक डायरेक्टरी की रिटेंशन नहीं सेट कर सकते आप। नहीं सर, अगर ये फुल हो जाएगी तो हाँ। ऐसी बात है, ओवरराइड करेगा? नहीं, ओवरराइड नहीं करेगा। क्यों ओवरराइड करेगा? ओवरराइड का एरर दे देगा। हाँ, फाइल सिस्टम जो है वो क्योंकि सिस्टम का होगा। हाँ, फिर देखें होगा क्या, आपके पास दो रेडुलर ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप फिल हुआ, आर्काइव इधर जनरेट हुई जब लॉक स्विच हुआ अकर हुआ तो, ठीक है। ये ग्रुप फिल हुआ, लॉक स्विच अकर हुआ, आर्काइव एक और जनरेट होगी। अच्छा, एंड सो ऑन चलता रहा। एक टाइम ऐसा आया कि ये ग्रुप फिल हुआ और इधर आर्काइव जनरेट होने गई तो इसको एरर आ गया कि स्पेस नहीं है। अब क्या होगा जी, ये लॉक स्विच होके इधर आ जाएगा। अब ये अभी फिलहाल आर्काइव नहीं हो सका, उस दौरान में ये ओवरराइट होना शुरू हो जाएगा। जब ये भी फुल हो जाएगा, लॉक स्विच होने जाएगा, तो क्या होगा इस केस में, इसको ओवरराइट नहीं करने दिया जाएगा ये वाला ग्रुप। यहाँ पे आपका लॉग राइटर प्रोसेस हैंग कर जाएगा। जब आपका लॉग राइटर प्रोसेस हैंग कर गया तो कोई यूजर डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, कोई यूजर कोई भी डीएमएल परफॉर्म नहीं कर सकता, यानी कि आपकी डेटाबेस हॉल्ट कर जाएगी। अब उसका सोल्यूशन क्या है कि आप इस लोकेशन को फ्री करें, यहां से आर्काइव्स उठाएं, किसी और लोकेशन पे ले जाएं, यहां से डिलीट कर दें। ये सोल्यूशन है इसका, ठीक है ना। या फिर क्या तरीका है कि इसकी स्पेस बढ़ाएं, या फिर क्या तरीका है कि ये पैरामीटर सेट कर दें किसी और लोकेशन के ऊपर। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया जी कि 20 GB की एक और डिस्क ली, सिस्टम में लगाई, उसकी पार्टीशनिंग की और उसको माउंट कर दिया /U03 के नाम से, उसमें एक फोल्डर बना लिया आर्काइव के नाम से। अच्छा, अब मैंने दो डेस्टिनेशन सेट किए हैं, लॉग आर्काइव डेस्ट _1 में मैंने जो पाथ दिया हुआ है वो ये वाला पाथ दिया हुआ है U02 आर्काइव का, और लॉग आर्काइव डेस्ट 2 के अंदर ये वाला पाथ दिया हुआ है U03 आर्काइव का। अच्छा जी, अब बताएं, मैंने दो डेस्टिनेशन सेट की हुई हैं आर्काइव्स की, दो डिफरेंट पैरामीटर्स में, तो एक लॉग स्विच अगर होगा तो कितनी आर्काइव्स बनेंगी? हाँ, एक ही होगी, लेकिन आपके पाथ दो सेट हुए हैं ना, एक डेस्ट 1 में भी पाथ सेट हुआ है, डेस्ट 2 में भी पाथ सेट हुआ है, तो आर्काइव कहाँ पे बनेगी, डेस्ट 1 पे या डेस्ट 2 पे? दोनों लोकेशन पे। बाय डिफॉल्ट आप जितने भी पाथ सेट करेंगे, एक आर्काइव उतनी लोकेशंस पे जाके बनेगी। तो एक लॉग स्विच अगर होगा तो पहले उसकी कॉपी यूजर 1 में बनाई जाएगी आर्काइव्स के फोल्डर में, फिर उसी की कॉपी यूजर 2 में U03 में आर्काइव्स के फोल्डर में बनाई जाएगी। हाँ, दो बनेगी। हाँ, दो, एक आर्काइव दो दफा जनरेट होगी। अच्छा, ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है। अब आपने करना ये है कि दो डेस्टिनेशन सेट करनी है, दो डिफरेंट डेस्टिनेशन सेट करनी है, और एक डेस्टिनेशन जब तक फिल ना हो जाए दूसरी डेस्टिनेशन पे स्विच ना करें, यानी कि दोनों डेस्टिनेशन पे एट अ टाइम आर्काइव जनरेट नहीं होनी चाहिए। पहले एक डेस्टिनेशन पे आर्काइव जनरेट हो, जब वो फुल हो जाए और देखे कि अब इसमें जगह नहीं है तो फिर वो दूसरी डेस्टिनेशन पे आर्काइव जाके जनरेट करे। आपने ये कॉन्फ़िगरेशन करके लानी है, ये पैरामीटर कुछ सेटिंग्स हैं वो करनी है आपने। क्लियर है? आपने लॉग आर्काइव डेस्ट का जो पैरामीटर सेट करना है उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको सेट करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा पैरामीटर्स आपको उसके साथ देने पड़ेंगे, ताकि आपका जब एक डेस्टिनेशन फुल हो जाए पहले वाली तो फिर वो दूसरी डेस्टिनेशन के ऊपर जाए। ठीक है, ये करके लाइएगा आप, इसको पढ़ के देख के और फिर करके लाइएगा ना, नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जी, आपने 3 डेस्टिनेशंस ये अज्यूम कर स्पेसिफाई की हुई। डेस्ट 1 में ये पहली डेस्टिनेशन डिस्क के ऊपर, डेस्ट 2 में दूसरी डेस्टिनेशन डिस्क के ऊपर, डेस्ट 3 में तीसरी डेस्टिनेशन एक रिमोट डेटाबेस की सेट की हुई है। ठीक है, गौर से सुनिएगा इसको। तो 3 डेस्टिनेशन सेट की हुई है। अच्छा, अब क्या होगा, जब एक लॉग स्विच अगर होगा तो आर्काइव्स कितनी लोकेशंस के ऊपर बनेगी? 3 पे बननी चाहिए, क्योंकि 3 पैरामीटर सेट हुआ है। अभी मैं पहले डिस्कस कर रहा कि 2 डेस्टिनेशन है तो 2 पे बनेंगे, फिर 3 पैरामीटर्स आपने सेट किए, 3 डिफरेंट लोकेशन स्पेसिफाई किए तो 3 पे बनेगी, 4 लोकेशन स्पेसिफाई किए तो कितने पे बनेगी? 4 पे बनेगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका जो एक रेडुलर ग्रुप होता है ना, वो उस वक्त तक ओवरराइट नहीं करने दिया जाता जब तक वो आर्काइव ना हो जाए। ये एक रेडुलर ग्रुप है, ये फुल हो चुका हुआ है, अब इसने आर्काइव होना है। ये आर्काइव कहाँ पे होगा? ये डेस्ट 1 है, ये डेस्ट 2 है, और ये डेस्ट 3 है। 3 डेस्टिनेशन आपने स्पेसिफाई किए, तो ये कहाँ पे आर्काइव होगा? तीनों लोकेशन पे। यहाँ पे भी आर्काइव होगा, यहाँ पे भी आर्काइव होगा, यहाँ पे भी आर्काइव होगा। व्हाट इफ
कि इन 3 में से किसी एक लोकेशन पे वो नहीं आर्काइव हो सकता, या तो वो डिस्क अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे उस पर स्पेस नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? अगर 2 तो अवेलेबल है ना, दोनों तो राइट करेंगे। लेट से 2 अवेलेबल है, तीसरी नहीं अवेलेबल, क्या होगा? कोई एरर जनरेट नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई सेटिंग नहीं करेंगे तो ये सारी डेस्टिनेशंस ऑप्शनल होती हैं। क्या होती हैं? ऑप्शनल होती हैं। इनमें से किसी भी एक लोकेशन पे भी अगर आर्काइव सक्सेसफुली जनरेट हो गई तो इस ग्रुप को ओवरराइट करने के लिए लॉग राइटर को दे दिया जाएगा। लेकिन अगर तीनों लोकेशंस पे डेस्टिनेशंस पे ये जनरेट नहीं होती आर्काइव तो फिर ओवरराइट करें, क्योंकि एक जगह पे भी नहीं हुई ना, तीनों पे एरर आ गया, तो फिर वो क्या करेगा? इस ग्रुप को वो ब्लॉक कर लेगा। अब लॉग राइटर इस ग्रुप को ओवरराइट नहीं कर सकता जब तक कि एटलीस्ट एक लोकेशन पे वो आर्काइव ना हो जाए। अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि मेरा ये जो मैंने 3 डेस्टिनेशन स्पेसिफाई की हुई हैं, जब तक इन 3 में से किसी 2 लोकेशंस के ऊपर ये सक्सेसफुली आर्काइव ना हो जाए उस वक्त तक इसको ओवरराइट ना करने दिया जाए। ठीक है? वैसे बाय डिफॉल्ट क्या होगा? 3 या 4 या 5 या 6 या 10 लोकेशंस आपने स्पेसिफाई की हुई हैं, तो उनमें से किसी भी एक लोकेशन के ऊपर आर्काइव सक्सेसफुली जनरेट होगी उस ग्रुप की, तो वो ग्रुप अवेलेबल हो जाएगा ओवरराइट के लिए। आप चाहते हैं कि एक से ज्यादा लोकेशंस के ऊपर आर्काइव जब तक एक ग्रुप ना हो जाए, तो उसके लिए एक पैरामीटर आपको सेट करना पड़ेगा, लॉग आर्काइव मिन सक्सीड डेस्ट का। ये एक पैरामीटर है, लॉग आर्काइव मिन सक्सीड डेस्ट। इसमें आप नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे उसने 2 दिया हुआ है, तो इट मीन्स के जितनी भी लोकेशन स्पेसिफाई होंगी उनमें से एटलीस्ट 2 लोकेशंस के ऊपर जब तक वो आर्काइव सक्सेसफुली जनरेट नहीं हो जाएगी उस हद तक वो उस ग्रुप को ओवरराइट नहीं करने देगा। ठीक है जी? कोई क्वेश्चंस? क्लियर है? क्या क्लियर है बताएं। क्या फायदा है इसका? रिडेंडेंट रखना चाहते हैं, किसी एक लोकेशन पे किसी वजह से आर्काइव्स करप्ट हो गई तो दूसरी लोकेशंस पे आपको अवेलेबल है। आगे फर्दर इसको डिटेल से फिर देखेंगे। अच्छा, आर्काइव लॉग मोड में होगी आपकी डेटाबेस कन्वर्ट। अब आप डेटाबेस का ऑनलाइन बैकअप ले सकते हैं। ठीक है? चाहे आरमेन के थ्रू चाहे यूजर मैनेज्ड। हाँ जी। तो पहली और जो लास्ट है थर्ड वन वो सेम साइज की है, सेंटर वाली थोड़ी सी लार्ज है। अब जब हमने ये 2 का सेट किया है, अब पहली फुल हुई, सेकंड में स्पेस है, थर्ड भी फुल हो गई, तो इसको थर्ड भी जो बाकी दोनों सेम है, तो ये इसमें वो सेट नहीं करता कि लोकेशन वाइज जब भी वो बस सिर्फ 2 देखेगा, सिर्फ 2 जगहों पे उसने आर्काइव करनी है, वो जहाँ जो मर्जी 2 हो जाए बस। ठीक है? नहीं, कोई एरर नहीं है। अच्छा, बैकअप्स कैन बी रिटर्न टू डिस्क डायरेक्टरी, जो अभी तक हम देखते आए हैं। टेप यूजिंग ओरेकल सिक्योर बैकअप, आप डायरेक्टली टेप के ऊपर राइट कर सकते हैं, या मीडिया मैनेजमेंट लाइब्रेरी के थ्रू डायरेक्टली टेप पे राइट कर सकते हैं, और यहाँ पे फ्लैश रिकवरी एरिया के अंदर, फ्लैश रिकवरी एरिया यूजली आपके डिस्क के ऊपर एक एरिया होता है जहाँ पे जो आप सेट असाइड कर लेते हैं अपने बैकअप और आर्काइव्स की सेंट्रल लोकेशन के लिए। तो देखते हैं अगर इनको फ्लैश रिकवरी एरिया आगे चल के देखेंगे जी। रिटेंशन पॉलिसी लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने, वो सेट भी की थी शायद। रिटेंशन पॉलिसी क्या होती है? ये आरमेन के हवाले से बात कर रहे हैं कि आपके आरमेन के बैकअप्स की इंफॉर्मेशन कंट्रोल फाइल के अंदर कब वो ऑब्सोलीट मार्क करेगा, कितने अरसे के बाद या कितने बैकअप्स के बाद ऑब्सोलीट मार्क करेगा। हाँ, तो 2 तरह की रिटेंशन पॉलिसीज होती हैं। एक रिकवरी विंडो के थ्रू, तो उसमें आप बताते हैं जी रिकवरी विंडो ऑफ लेट से जितना भी आपने बता दिया तो उतने दिनों के एटलीस्ट बैकअप्स अपने पास रखेगा। और एक रिडंडेंसी के ऑप्शन के थ्रू establishes a fixed number of backups that must be kept. Retention policies are mutually exclusive. दोनों में से कोई एक एट अ टाइम सेट कर सकते हैं आप। ठीक है? अच्छा, रिकवरी विंडो अगर आपने सेट किया रिटेंशन पॉलिसी तो क्या होगा? आपने रिकवरी विंडो ऑफ 7 days सेट किया हुआ है रिटेंशन पॉलिसी, तो ये आपको बता रहा है जी ऑब्सोलीट बैकअप्स कुछ मार्क होंगे और कुछ होंगे नहीं मार्क होंगे। जैसे अब ये रिटेंशन पॉलिसी आपको बता रहा है जी कि इस लोकेशन से लेकर इस यहाँ तक आपके पास 7 दिन बनते हैं, जिनके करंटली आप इस लोकेशन पे हैं, ये कोई एक डेट है, और अगर आप इससे 7 दिन पीछे जाएं तो ये दिन बनता है, और इसमें जितने बैकअप्स हैं वो सारे बाय डिफॉल्ट क्या होगा, उनको ऑब्सोलीट मार्क नहीं किया जाएगा। अच्छा, जब आप रिकवरी विंडो बताते हैं ओरेकल को, तो
ओरेकल विल मेक श्योर के उस रिकवरी विंडो के अंदर जिस दिन तक की भी आप रिकवरी करना चाहें कर सकते हैं। अज्यूम करते हैं, इसको मैं थोड़ा ड्रॉ करता हूँ और फिर डिस्कस करते हैं इसको। टुडे इज 10th और आपके पास जो रिकवरी विंडो है वो 7 डेज है। है 10th ऑफ जनवरी है, तो आप कब तक रिकवरी कर सकते हैं? 3rd ऑफ जनवरी तक। लेट से वो बनता है जी 3rd ऑफ जनवरी ये बनता है, और ये है जी 10th ऑफ जनवरी। अब जो आपके पास बैकअप्स हैं 9th ऑफ जनवरी है, 9 तारीख आपके पास फुल बैकअप है, फिर आपके पास 8 की आर्काइव्स हैं, 7 की आपके पास आर्काइव्स हैं, 6 को आपके पास फुल बैकअप है, ठीक है, एंड सो ऑन। 6 को फुल बैकअप है और उसके बाद आपके पास 6 से लेकर 3 तारीख तक ये जितना भी है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास आर्काइव्स का बैकअप है। उसके बाद जो फुल बैकअप है वो आपके पास है जी लेट से 1st ऑफ जनवरी का, ये आपके पास फुल बैकअप है, ठीक है। 1st जनवरी को फुल है, फिर 6 जनवरी को फुल है, फिर आपके पास 9 जनवरी को फुल है, और इन बिटवीन आपके पास आर्काइव्स के बैकअप हैं। तो आपने रिकवरी विंडो बताया हुआ है 7 दिन, और ये बनती है रिकवरी विंडो आपकी। तो रिकवरी विंडो जब आप बता देते हैं तो उस रिकवरी विंडो के अंदर जितना भी आपके पास वो डेज आते हैं, ओरेकल विल मेक श्योर कि आपको उन डेज तक वो डाटा रिकवर करके दे इन एनी केस। अच्छा, अब क्या होगा जब ये आज 10 तारीख है तो कौन से बैकअप्स हैं जो ऑब्सलीट मार्क हो जाएंगे? लेट से 1st ऑफ जनवरी है और 2nd ऑफ जनवरी है, उसमें आर्काइव्स का बैकअप है, तो ये रिकवरी विंडो से बाहर है इस वक्त, ठीक है ना, 7 दिनों से बाहर है। इसका क्या मतलब हुआ? ये ऑब्सलीट मार्क हो जाएंगे, ऐसा ही है ना, क्योंकि 7 दिनों की जो रिकवरी विंडो है उसमें जितने बैकअप्स होंगे वो अवेलेबल होंगे, वो जो रिकवरी विंडो से बाहर निकल जाएंगे वो ऑब्सलीट मार्क कर दिए जाएंगे। अगर ये 2 बैकअप्स ऑब्सलीट मार्क हो जाएं तो क्या होगा? इससे डेटाबेस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? हमारी रिस्टोरेशन एंड रिकवरी कैपेबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, इसलिए पड़ेगा। देखें, अब अगर आपने रिकवरी करनी है, आपके पास ये 6 तारीख है, ठीक है, 6 को आपके पास फुल बैकअप है, आपसे कहा जाता है आप डेटाबेस रीस्टोर करके दें 4 जनवरी की स्टेट पे, जो कि लेट से यहाँ पे बनता है, ये जी 4th जनवरी, इस स्टेट पे लेके जाएं डेटाबेस को। तो कैसे लेके जाऊंगा इस स्टेट पे? मैं पहले मुझे कोई पुराना बैकअप रिस्टोर करना पड़ेगा जो 4 जनवरी या उससे पिछला हो, और उसके बाद उसके ऊपर आर्काइव्स अप्लाई करनी पड़ेंगी, और उसको 4 जनवरी तक लेके वहां पे रोक दूंगा आर्काइव्स अप्लाई उसकी, यानी कि वो जो रिकवरी जिसको कहते हैं ना, वो रिकवरी 4 जनवरी वाली स्टेट पे आके मैं आके स्टॉप कर दूंगा। तो अगर ये रिकवरी विंडो से जो बैकअप बाहर निकल गए ओरेकल उनको ऑब्सोलीट मार्क कर दे तो फिर वो रिकवरी नहीं हो सकेगी, फिर रिकवरी विंडो का फायदा नहीं होगा। तो ओरेकल क्या करता है कि रिकवरी विंडो तो आप स्पेसिफाई कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बैकअप जो रिकवरी विंडो से बाहर हैं, लेकिन रिकवरी विंडो में जो डेज हैं उनको रिकवर करने के लिए वो जरूरी है, उनको ऑब्सोलीट मार्क नहीं करता। अगर डिपेंडेंसीज है उन बैकअप्स की तो फिर वो उनको ऑब्सोलीट मार्क नहीं करेगा, वो रहने देगा जब तक कि रिकवरी विंडो आगे नहीं हो जाती। जैसे कि 7 की रेंज में सिर्फ आर्काइव्स आ रही है, वो चेक करेगा कि आर्काइव का जो रेलेवेंट यस फुल बैकअप है वो जरूर रखेगा, बिल्कुल इंगेज करेगा, बिल्कुल ये खुद करेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि रिकवरी विंडो में वो कैसे करेगा। अब जैसे यहाँ पे देखें, ये रिकवरी विंडो है, ये आपके पास बैकअप सी है, एक फुल है, उसके बाद ये आपके पास आर्काइव हैं, और इस बैकअप से पहले ये रिकवरी विंडो में आधा ये जो टाइम आ रहा है इसमें आपके पास फुल बैकअप कोई भी नहीं है, आर्काइव है। तो ओरेकल क्या करेगा, ये बैकअप बी जो है ना उसको मेंटेन रखेगा अपने पास। बैकअप ए देखें उसने एक्सपायर मार्क कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये रिकवरी विंडो से बाहर निकल चुका था, रिकवरी विंडो से बैकअप बी भी बाहर निकल चुका हुआ था, लेकिन उसने इसको ऑब्सोलीट मार्क नहीं किया, क्योंकि ये बैकअप चाहिए अगर इस दौरान किसी टाइम तक रिकवरी करनी पड़ जाए तो इस बैकअप को रीस्टोर करने के बाद उस यहाँ तक की आर्काइव्स अप्लाई कर सकें। लास्ट फुल बैकअप और मिडिल फुल बैकअप के बीच में अगर आर्काइव्स लगी है, यस, तो फिर वो रखेगा, यानी कि वो रिकवरी विंडो में अगर लाया करती हैं आर्काइव्स और उसका फुल, उन आर्काइव्स का फुल बैकअप या उन आर्काइव से पहले जो फुल बैकअप है वो रिकवरी विंडो से बाहर निकल गया तो फिर भी वो रखा जाएगा अपने पास।
जो बीच इसकी डेट है उसके अगर ऊपर फुल बैकअप है नहीं तो उससे लास्ट सर, अगर लाजमी रखें। अगर क्या हो कि तीसरी तारीख से भी शुरू है, तीसरी तारीख का ही फुल बैकअप हो उसके साथ, हाँ तो वो फुल बैकअप सिर्फ रखेगा, पिछले सारे ऑब्सोलीट मार्क तो ये कर जो प्रीवियस जो बैकअप होगा उसको ऑब्सोलीट मार्क कर देगा, ऑब्सोलीट मार्क कर दे। ओके जी, फ्लैश रिकवरी एरिया। फ्लैश रिकवरी एरिया में दो तरह के आइटम्स हो सकते हैं। कुछ परमानेंट आइटम्स होते हैं जो कभी भी फ्लैश रिकवरी एरिया से डिलीट नहीं किए जाते, पर्ज नहीं किए जाते, और एक ट्रांजिएंट आइटम्स होते हैं जिनको टेम्पररी आइटम्स कहते हैं। जो परमानेंट आइटम्स हैं, आप जब मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं कंट्रोल फाइल की, मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है कंट्रोल फाइल की, कि एक कंट्रोल फाइल की एक से ज्यादा कॉपीज रखें आप अपने पास, कि इन केस एक करप्ट हो जाए तो आपके पास और कॉपीज हों। तो ओरेकल आपको रिकमेंड करता है जब एक से ज्यादा कंट्रोल फाइल की कॉपीज रखें तो एक कॉपी आप फ्लैश रिकवरी एरिया के अंदर रखें। लेकिन जरूरी नहीं है, लेकिन ये एक रिकमेंडेड ऑप्शन है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप इस रिकमेंडेशन पे अमल भी करें। तो मल्टीप्लेक्स अगर करें कंट्रोल फाइल को तो ओरेकल कहता है जी एक अगर आपने फ्लैश रिकवरी एरिया बनाया हुआ है तो एक फ्लैश रिकवरी एरिया में रखें और एक किसी और लोकेशन पे रखें, यानी कि 3 एटलीस्ट कॉपीज रखें, तीनों को डिफरेंट लोकेशन पे रखें आप। देन मल्टीप्लेक्स कॉपीज ऑफ ऑनलाइन रीडलॉक फाइल्स, और ऑनलाइन रीडलॉक फाइल्स की भी मल्टीप्लेक्सिंग करें। एक कॉपी एक ग्रुप की किसी और लोकेशन पे रखें और उसका मिरर फ्लैश रिकवरी एरिया के अंदर रखें। और जो यूजली हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों चीजें फ्लैश रिकवरी एरिया में नहीं रखते। हम आर्काइव रीडलॉक फाइल्स फ्लैश रिकवरी एरिया में रखते हैं, डाटा फाइल्स की कॉपीज जिनको बैकअप्स कहते हैं, हम इमेज कॉपी बैकअप्स कहते हैं, वो रखते हैं। कंट्रोल फाइल्स की कॉपीज, कंट्रोल फाइल का ऑटो बैकअप, आपके आरमैन के बैकअप सेट्स जिनको बैकअप पीसीज भी कहते हैं, और फ्लैश बैक लॉग्स, ये सारी फ्लैश रिकवरी एरिया में रखी जाती हैं। और उसके बाद फ्लैश रिकवरी एरिया का कोई रिटेंशन पॉलिसी हम स्पेसिफाई करते हैं, और उस टाइम के बाद इनमें से अगर कोई फाइल वहां पे पड़ी होगी वहां से ऑटोमेटिकली रिमूव कर दी जाएगी दूसरी नई फाइल्स के लिए स्पेस अवेलेबल करने के लिए, ठीक है। रिकवरी विंडो फ्लैश रिकवरी एरिया के ऊपर अप्लाई होती है? नहीं, वो रिकवरी विंडो कंट्रोल फाइल के अंदर जो बैकअप्स की इन्फॉर्मेशन है उनके ऊपर अप्लाई होती है। हाँ, बैकअप की इन्फॉर्मेशन जो कंट्रोल, देखें हमने लास्ट टाइम देखे बैकअप लिया, उन्हें बैकअप की इन्फॉर्मेशन कंट्रोल फाइल में रख दी कि फलां टाइम के ऊपर ये बैकअप लिया गया था, तो उसके ऊपर वो रिटेंशन लगेगी, वो जो हमने रिकवरी विंडो के लिए वो आरमैन के बैकअप्स की रिटेंशन है, ठीक है। इसकी अपनी रिटेंशन अलग है, इसकी रिटेंशन अलग है, इसका उस रिटेंशन से कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर्मल एग्जांपल में जाएं तो इसलिए अगर 3 तरीकों फुल बैकअप कहते हैं, रिस्टोर हम कर सकते हैं, फिर तो कितनी वाली एब्सोल्यूट, हाँ, फिर तो उसके बाद मैं आर्काइव है और 3 बजे के बाद मैंने फुल बैकअप ले लिया, तो मैंने रिकवरी करनी है, टाइम स्पेसिफाइड करूंगा, वो आगे पढ़ेंगे। वैसे हम देखिए रिकवरी जो आप उसको कहते हैं इनकम्प्लीट रिकवरी, टाइम बेस्ड हो सकती है, लॉग सीक्वेंस बेस्ड हो सकती है, चेंज बेस्ड हो सकती है कि किस चेंज तक रिकवर करें, और कैंसिल बेस्ड भी हो सकती है। ये 4 तरह की इनकम्प्लीट रिकवरीज परफॉर्म कर सकते हैं। यूजली ज़्यादातर जो परफॉर्म की जाती है वो टाइम बेस्ड। फॉर एग्जांपल आपके पास बैकअप है 5 तारीख का और आपके पास उसके पास सारी आर्काइव हैं, आप चाहते हैं कि आपको कहा जाता है कि 8 तारीख को दिन 2 बजे जो डेटाबेस की स्टेट थी हमें उस स्टेट पे ला के दो, आप रिकवर डेटाबेस अनटिल टाइम और वो डेट एंड टाइम दे देंगे। तो पहले वो डेटाबेस रीस्टोर होगा और उस टाइम तक की आर्काइव अप्लाई करके आपको डेटाबेस दे देगा जिसको भी होगी। इसका मतलब 3 तारीख को भी अगर फुल बैकअप लिया हो और आर्काइव में मौजूद हो, पिछली वाली 1 जनवरी को फिर भी एब्सोल्यूट नहीं मार्क करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि देखें वो 3 अगर 1 जनवरी उस बैकअप विंडो में आ रहा है तो 1 जनवरी तक अगर आपसे कहा जाता है 1 जनवरी तक रिस्टोरेशन करनी है, तो क्योंकि वो बैकअप विंडो में आ रहा है, इसमें रिकवरी विंडो में आ रहा है, तो वो उसके बाद उसके पिछले बैकअप की वो रखेगा। फ्लैश रिकवरी एरिया डिफाइन कैसे करेंगे? सबसे पहले तो उसकी साइजिंग करनी है आपने। मेरे पास डिस्क पे सफिशिएंट स्पेस है, मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। यूजर 1 पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं mkdir FRA के नाम से। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ फ्लैश रिकवरी एरिया बन जाएगा, तो उसके लिए मैं एक पैरामीटर सेट करूंगा, शो पैरामीटर db_recovery। तो db रिकवरी फाइल डेस्ट का एक पैरामीटर है, वो आपने सेट करना है। अल्टर सिस्टम सेट db_recovery_file_dest इक्वल्स टू, इसमें लोकेशन का कीवर्ड नहीं देंगे आप, u01/FRA।
से पहले साइज उसने कहा जी। तो डिपेंडेंट है ये पैरामीटर, हमें करना पड़ेगा जी अल्टर सिस्टम सेट डीबी रिकवरी फाइल डेस्क साइज। आपके पास डिस्क में बहुत ज़्यादा लेट्स से डिस्क है 100 GB की, आप चाहते हैं आपका जो फ्लैश रिकवरी एरिया हो वो मैक्सिमम उस पर 20 GB स्पेस एलोकेट ऑक्यूपाई कर सके। तो यहाँ पे आप उस साइज देंगे, लेट्स से मैं इसको दे देता हूँ जी 5 GB। तो सबसे पहले डेस्क साइज आप सेट करेंगे और फिर फ्लैश रिकवरी एरिया सेट किया जाएगा। ठीक है जी, फ्लैश रिकवरी एरिया सेट हो गया। अब इसकी रिटेंशन सेट करनी है आपने। शो पैरामीटर रिटेंशन, हाँ डीबी फ्लैशबैक रिटेंशन टारगेट्स, इसमें मिनट्स में टारगेट वैल्यू सेट हुई होती है। ठीक है, तो ये 40 मिनट्स मीन्स के बाय 1 डे सेट हुई होगी इसकी रिटेंशन। तो आप इसकी रिटेंशन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यही काम अगर आपने इंटरप्राइज मैनेजर से करना हो तो डीबी रिकवरी फाइल डेस्ट साइज बताएंगे और डीबी रिकवरी फाइल डेस्ट बताएंगे, उसमें आप लोकेशन बताएंगे। दीज पैरामीटर्स आर डायनेमिक रन टाइम पे चेंज हो सकते हैं। और ये अगर आप इंटरप्राइज मैनेजर से करना चाहें तो रिकवरी सेटिंग्स में जाके फ्लैश रिकवरी एरिया, उसका साइज और उसकी रिटेंशन आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। फ्लैश रिकवरी एरिया स्पेस मैनेजमेंट, लेट्स से आपने फ्लैश रिकवरी एरिया बनाया, उसमें डिफरेंट तरह की फाइल्स बनी हुई हैं। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3, 4 इनके बैकअप पड़े हुए हैं, फिर कुछ और नए बैकअप्स आ रहे हैं। अब जैसे जैसे इसमें बैकअप्स जा रहे हैं, आर्काइव जा रही है, स्पेस कम होती जा रही है इसमें, जितनी आपने लिमिट स्पेसिफाई की है। स्पेस लिमिट इज रीच्ड एंड अ न्यू फाइल नीड्स टू बी रिटन इनटू द फ्लैश रिकवरी एरिया। फाइल्स दैट आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड ऑन डिस्क आर डिलीटेड। स्पेस प्रेशर अकर्स, वार्निंग इशूड टू यूजर एंड फाइल्स दैट आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड ऑन डिस्क आर डिलीटेड। उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सी फाइलें जो नहीं चाहिए? नहीं, लेट से बैकअप हुआ या नहीं हुआ, वो रिटेंशन देखेगा। वो रिटेंशन देखेगा, अगर रिटेंशन किसी फाइल की जितने आपने स्पेसिफाई किया उससे ज़्यादा होगी है, उनको डिलीट कर देगा। तो इसलिए फ्लैश रिकवरी एरिया में अगर आपके कोई बैकअप्स पड़े हुए हैं तो आपको ऑफ लोकेट करने पड़ेंगे, अदरवाइज वो वहाँ से पर्ज कर दिए जाएंगे। तो सर अगर रिटेंशन भी है तो सारी लिमिट के अंदर ही है, तो देखिएगा कि जिसकी डबल हो रही है, हाँ, फिर वो जो सबसे ओल्डेस्ट है ना, वो सबसे ओल्डेस्ट है वो आपकी हम कर देगा। नहीं कोई नहीं होता, वार्निंग आपको अलर्ट फाइल में आ जाती है, लेकिन वो डिलीट कर चुका होता है। कॉन्फ़िगर द रिटेंशन पॉलिसी टू द मिनिमम वैल्यू एप्रोप्रिएट फॉर योर डेटाबेस। बैकअप द आर्काइव लॉग फाइल्स रेगुलरली एंड डिलीट द फाइल्स अपॉन कंप्लीशन ऑफ द बैकअप। आर्काइव्स अगर आपके पास फ्लैश रिकवरी एरिया में तो उनको बैकअप कर लें, अदरवाइज वो डिलीट होती जाएंगे खुद ही। Use the arm and report obsolete and delete obsolete command to remove backups and files copies that are not required। तो आप खुद अगर पर्ज करना चाहें तो रिपोर्ट ऑब्सोलीट करेंगे तो आपको ऑब्सोलीट बैकअप्स दिखा देगा, और डिलीट ऑब्सोलीट करेंगे तो वो सारे ऑब्सोलीट रिमूव कर देगा, तो उनकी फाइल्स भी रिमूव कर देगा वो जहाँ पे भी पड़ी हुई। ठीक है जी। आरएमएल की जो पॉलिसी थी 7 डेज की, और इसकी जो रिटेंशन पॉलिसी है कैसे सेट होगी? आरएमएल की रिटेंशन पॉलिसी ये सिग्निफाई करती है कि आपके बैकअप्स की इन्फॉर्मेशन कंट्रोल फाइल के अंदर कितने दिनों तक पड़ी रहेगी। और इसका डायरेक्ट इसके साथ वैसे कोई लिंक नहीं है, यानी कि इन दोनों को आप आपस में लिंक नहीं कर सकते। और इस जो फ्लैश रिकवरी एरिया की रिटेंशन पॉलिसी है वो ये बताती है कि इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो फाइल्स पड़ी हैं वो कितने दिनों तक पड़ी रह सकती हैं। जैसे बाइट वाला देखें, मेरे केस में जो आरएमएल की जो रिटेंशन पॉलिसी है वो रिकवरी विंडो ऑफ 7 डेज सेट हुई है, यानी कि 7 दिनों के बैकअप्स की इन्फॉर्मेशन उसमें पड़ी रहेगी कंट्रोल फाइल के अंदर। लेकिन मेरी जो फ्लैश रिकवरी एरिया की रिटेंशन पॉलिसी है वो 1 दिन है। इसका मतलब है 1 दिन के बाद पुराने बैकअप हो सकता है वो उड़ा दे। तो अगर मैं आरएमएल के थ्रू फिर आई नॉट बी एबल टू रीस्टोर द ओल्ड बैकअप्स अगर वो डिलीट हो चुके हैं फ्लैश रिकवरी एरिया में से। तो बैकअप फ्लैश रिकवरी एरिया में ले लेंगे। हाँ, मतलब अगर लें भी तो फिर आप दोनों की रिटेंशन पॉलिसी देख के सेट करें। ठीक है, कहा जाता है कि फ्लैश रिकवरी एरिया में बैकअप रखना चाहिए। नहीं, मतलब ओरेकल तो यही कहता है, लेकिन दिस इज अप टू यू। अगर आप रखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी रिटेंशन जो है उसके बाद ये बैकअप हो सकता है। अगर स्पेस का प्रेशर हुआ तो फिर पर्च कर दिए जाएंगे। अगर स्पेस का प्रेशर ना हुआ, स्पेस सफिशिएंट हुई तो फिर नहीं पर्च किए जाएंगे, फिर बेशक वो रिटेंशन से आगे भी निकल जाएंगे। ठीक है, तो लेट से अगर आप देखते हैं कि फ्लैश रिकवरी है, वो आपको वैसे भी अलर्ट आते रहते हैं कि फ्लैश रिकवरी एरिया 80% हो गया, 90% हो गया, 85% हो गया, तो फिर आप देखते हैं यार 100% जैसे ही होगा फाइल
वहाँ से पर्ज होना शुरू हो जाएंगे तो आप फ़ौरन से फ्लैश रिकवरी एरिया का बैकअप ले लें, फिर बेशक वहाँ से पर्ज हो जाएंगे। तो यूजली क्या किया जाता है, फ्लैश रिकवरी एरिया में सारे बैकअप जाते हैं और फिर वहाँ से रात में टेप पे बैकअप शिफ्ट कर दिए जाते हैं, तो ताकि फ्लैश रिकवरी एरिया में से पर्ज भी हो जाए तो कोई इशू ना हो आपको। ये आपको यूजेज डिटेल्स भी बताता है ग्राफिकली कि कितने % का भी फ्लैश रिकवरी एरिया यूज रहा है और करंट उसकी यूजेज क्या है। जैसे यहाँ पे देखें वो जून 2007 को मोर देन 90% था और फिर जाके उसकी यूजेज वहाँ से फाइल्स क्योंकि पर्ज हुई डिलीट की गई या खुद ही पर्ज की उसने, वो यूजेज उसकी कम हो गई। बेनिफिट्स क्या हैं जी, सिंप्लीफाइज द लोकेशन ऑफ डेटा बेस बैकअप्स, ऑटोमेटिकली मैनेजेस द डिस्क स्पेस एलोकेटेड फॉर रिकवरी फाइल्स। अदरवाइज आप एक लोकेशन अपनी मर्जी की दे दें, वो फ्लैश रिकवरी एरिया ना हो तो उस पर आप लिमिटेशन नहीं लगा सकते कि यार इसमें सिर्फ बैकअप्स इतने साइज के बैकअप्स इसमें रखे जाएं, बाकी वो स्पेस बैकअप्स के लिए ऑक्यूपाई ना करे। ठीक है, आप इसमें लिमिट्स नहीं लगा सकते, रिटेंशन नहीं लगा सकते। ये एडवांटेज है आपके पास। तो आपने बताया था कि इसका जो है वो पोर्ट है वो अगर 1 से आती है तो वो HTTPS होगी। क्या चीज़? पोर्ट नंबर है जो पोर्ट नंबर, हाँ तो अगर 1 से या इस तरह से स्टार्ट होती हो तो वो HTTPS नहीं 55 से होगी तो वो HTTPS होगी, 11 से होगी तो वो HTTP होगी। हमारे पास 11 वाली HTTPS से आनी है। आपने मैनुअली कन्फिगर किया होगा ना? हाँ, जब मैनुअली कन्फिगर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो, क्योंकि जो नहीं, लेकिन आपने बाद में किया होगा ना, आपने आपकी जो नेट सीए से खुद ही उसने कन्फिगर किया। देख लेते हैं, ये अवेलेबिलिटी भी चेक की जाती है, लेकिन यूजली जो ओरेकल रूल फॉलो करता है ना, 55 से स्टार्ट होने वाले पोर्ट्स वो HTTPS को देता है और 11 से स्टार्ट होने वाले पोर्ट्स को वो, हाँ चल मैं चेक कर लूँगा इसको, मैं देख लूँगा इसको फिर बताऊँगा। मैंने समझा शायद इसका कोई और नहीं, वो कन्फिगरेशन के वक्त बताते हैं कि वो HTTPS पे करना है या उस पर HTTP पे करना है। अच्छा, एंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू अगर आप देखना चाहें उसको फ्लैश रिकवरी एरिया को, तो अवेलेबिलिटी और उसमें बैकअप सेटिंग्स, नहीं सॉरी रिकवरी सेटिंग्स। तो रिकवरी सेटिंग्स में आपके पास है जी फ्लैश रिकवरी एरिया, ये उसका लोकेशन आप स्पेसिफाई करेंगे, उसका साइज और उसकी रिटेंशन। तो मेरे पास रिटेंशन 24 आवर्स सेट हुई है, आप इसमें आवर्स में या मिनट्स में एंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू कर सकते हैं।